नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में आप सभी का स्वागत है। पहले ही वीडियो में हमने आपके समक्ष जितने भी कहानी हैं उनके शॉर्ट नोट्स लेके हम उपलब्ध हुए हैं, जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा उस वीडियो से। जिसका आगे बचा हुआ था, बहुत सी कहानियाँ बची हुई थी जिसका हम वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो जो लेके हम इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। देखते हैं आगे वीडियो। बहुत से कहानी जिसके शॉर्ट नोट्स के साथ वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जो बाकी बचा हुआ है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखते हैं चिप की दावत, भीष्म साहनी जी की है। पृष्ठभूमि, पहला पार्ट 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल कितनी कहानियाँ संग्रहित है? 15 कहानी संग्रहित है। याद रखिएगा मित्रों कि कितनी कहानियाँ संग्रहित है इसमें? 15 कहानी। यह साहनी जी की दूसरी कहानी संग्रह है। जो चिप की दावत है वो साहनी जी की दूसरी कहानी संग्रह है। पहली कहानी संग्रह भाग्य रेखा तथा दूसरी क्या है? चिप की दावत। देखते हैं विषय, मध्य वर्ग का खोखलापन। इस कहानी में का विषय क्या है ये इसमें दिया गया है। मध्य वर्ग का खोखलापन, उसकी मूल्यहीनता और की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इसी दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि प्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू के हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सार तत्व है। देखते हैं इसमें पात्र, मुख्य पात्र कौन है? सामनाथ, जो मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति, जिसके जीवन शैली में दिखावा बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चिप को प्रसन्न करना चाहता है। बूढ़ी माँ को फालतू वस्तु समझता है और उसी से अपनी स्वार्थ सिद्धि भी करता है। बूढ़ी माँ सामनाथ की निरक्षर विधवा माँ, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है। पुरानी पीढ़ी के प्रतीक और अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज़ खड़ाऊ पहनती है और बीमारी की वजह से खराटी लेती। कौन? सामनाथ की माँ, जिसे आधुनिक पीढ़ी के सामनाथ को चिढ़ है। चिप से मिलने पर सकुचाती है ताकि उसका बेटा बुरा न माने। बेटे की तरक्की के लिए कमज़ोर आंखें होने के बावजूद खुशी खुशी फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। फुलकारी पंजाब के गांव में दस्तकारी का एक सुंदर रूप है। चीफ सामनाथ के बॉस, जिसकी वह खुशामद करता है, ससुराल परंतु सहज सामनाथ की बूढ़ी माँ से प्यार से मिलता है। बकौल चिप उसे गाँव के लोग बहुत पसंद है। सामनाथ की माँ से गीत सुनने की इच्छा प्रकट करता है। गौड़ पात्र में सामनाथ की धर्मपत्नी, इनमें भी दिखावटीपन का बोध है। पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल। चिप की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। चिप की पत्नी, प्रश्न किए जाते हैं मित्रों कि चिप की दावत कहानी में आराधना की केंद्र कौन बनी हुई थी? जो चिप की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी थी। विशेष में बूढ़ी माँ स्वयं को अपमानित महसूस करती है, परंतु पुत्र की खुशी के लिए जैसा वह कहता है करती है। देसी स्त्रियां उन पर खूब हंसती हैं। आधुनिक परिवारों में वृद्धों की किस प्रकार उपेक्षा होती है, वह कहानी के केंद्र में है। आधुनिक दिखने की चाह में मध्यवर्गीय व्यक्ति प्रदर्शन प्रिय हो गया है। चिप की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के घटन को भी प्रदर्शित करती है। माँ का विशाल हृदय स्पर्शी ममत्व भी कहानी में स्पष्ट दिखाई देता है। अगला कहानी है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कृष्णा शोभाती जी का है, जो सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में। इस संग्रह में कितनी कहानियां संकलित है? कुल 24।
कुछ नहीं कुछ नहीं, दो रो दो बाहें, दोहरी सांस, सिक्का बदल गया। यही क्या है, हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में संकलित है। मेरी माँ कहा, डर डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। दादी अम्मा बदली बरस गई। कामदर, भीखमलाल, नफीसा, लामा, कलगी, पहाड़ों के साए तले, दोहरी सांस, न गुल था न चमन था, जिगरा की बात, एक दिन गुलाब जल गंडेरिया। प्रतिपाद विषय, यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां साहनी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह शेरा भी नहीं जिसने उसे छोटी उम्र में बच्चों की तरह पाला। सबका ध्यान साहनी की संपत्ति पर है। साहनी चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती। कौन सी नदी? चनाब नदी। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं, सभी चाहते हैं कि साहनी यह जगह छोड़ दे। पात्र में देखते हैं, मुख्य पात्र कौन है? साहनी, जमींदार शाहजी की पत्नी। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ा, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी। शेरा हसैना का पति, हसैना इसकी पत्नी का नाम था, और साहनी का कामगार। अपनी माँ के मरने के बाद साहनी के यहाँ पला। सांप्रदायिक भावना से भरकर साहनी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता। गौड़ पात्र में हसैना शेरा की पत्नी, शाहजी साहनी का पति जमींदार, फिरोज साहनी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला, जैना शेरा की माँ जो मर गई थी, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां इंस्पेक्टर, इस्माइल रसूली। विशेष, भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी, अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट पर स्थित जबलपुर की कथा, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी, विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण, विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण, विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग। अगला कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, जो हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य कहानी है, संग्रह है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी। कितने कहानी संकलित है? 24। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिल्मी प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता। मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सब क्या है? परसाई जी के कहानी है। 24 कहानी संकलित है। फ़ोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीप कट के नाम, एक काना एक एच का ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं हुई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोग कथाएं। पात्र का परिचय देखते हैं। मुख्य पात्र है माता दीन, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन, MD साहब, पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए। चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। कोतवाल, चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। गौड़ पात्र में है अब्दुल गुफर मुंशी, भारतीय पुलिस में बलभद्र हवलदार, राम सजीवन हवलदार। प्रतिपाद, भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य, निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य, पुलिस द्वारा विज्ञान वैज्ञानिकों को नकारने पर व्यंग्य, चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य। ये जो कहानी है उसके प्रमुख कथन विषय पात्र हैं। मैंने मूल पुस्तक इसका पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुका है। विशेष, हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उदाहरण अर्थात कथन, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत आए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, ये हमारी सभ्यता। आगे देखते हैं कहानी। पिता ज्ञानरंजन, संग्रह फेस के इधर उधर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 12 कहानियाँ संकलित हैं। द्विस्वाप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध। विषय देखते हैं। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्मांकन और विश्लेषण ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और 2 पीढ़ियों के अंतर हो सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग। उल्लेखित स्थान है धूमनगंज और खुलदाबाद।
पात्र है, मुख्य पात्र में सुधीर जो पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि, घनश्याम नगर का निवासी, इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता जिद्दी, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले, कलकत्ता के हार्ले डेविडसन के सीले कोट पहनते थे। गौड़ पात्र में हैं देवा सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई सुधीर का भाई, वायुसेना में कार्यरत, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। दादा भाई। अगला कहानी है राजा निर्बस्या, कमलेश्वर जी का संग्रह। राजा निर्बस्या 1957 ईस्वी में प्रकाशन हुआ कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह था। इसमें कुल 7 कहानी संकलित है। देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्बस्या। विषय देखते हैं। राजा निर्बस्या पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। पात्र है इसमें, मुख्य पात्र है जगपति, कथावाचक के स्कूल का दोस्त, वकील के मुहर्री, चंदा का पति, दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल, मध्यवर्गीय व्यक्ति अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा जगपति की पत्नी, हाथों का कड़ा बेचकर पति की इलाज कराने को तैयार, बचन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा। जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। बचन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर, मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला, लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदार। राजा निर्बस्या एक राज्य का संतानहीन राजा, कुशल शासक, मेहत रानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित, अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा। गौड़ पात्र में है माँ, कथावाचक की माता जो बच्चों को राजा निर्बस्या की कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास, जमुना सुनार चाची। विशेष में लोक कथात्मक शैली पर आधारित प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं, राजा निर्बस्या की कथा, जगपति तथा चंदा की कथा। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता की प्रस्तुति। प्रमुख कथन है, आज की हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है जो निश्चय ही संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारे संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है नई भावभूमियों का सृजन। कहानी के उदाहरण, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर से कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। अगला कथन, कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट आए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैम्प जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरों बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। अगला कथन है, रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने 2 बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बस्या अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद आई। उसे लगता है जैसे कड़े मांग कर चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व का और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। तो फिर क्या, वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सरिश्ता है, अपना उपचार मांगता है। शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े, जिसमें यह अपनी शक्ति लगा सके, अपने मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके।
चाहे उस सुख हो या दुख, अच्छा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं, वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। अगला कथन, दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही कर भर सकता है। और अब वह कामदार था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत की पहियों को साध कर तन के दलदल से पाल ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। आदमी को पाप नहीं, पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। अगला कहानी है परिंदे, निर्मल वर्मा जी का है। प्रथम प्रकाशन हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में किया गया था। संग्रह परिंदे 1959 में। 7 कहानी संकलित है। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर, पोस्ट कार्ड, सितंबर की एग्जाम, परिंदे। विषय है सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नीति की पड़ताल करती हुई। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्यवर्गीय जीवन व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है, नामवर्षी कहते हैं। पात्र देखते हैं। मुख्य पात्र लतिका, एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका। प्रेमी गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह। बिला नागा क्लब में गिरीश से परिचय। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखा था। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक थे। लतिका से प्रेम पत्र लिखता है। लतिका प्रेम पत्र लिखता है। पियानो और शोपा नोक्टर्न तथा चाइकोस्की को कंपोजिशन बजाता है। प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस। मूलतः बर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन। रास्ते में पत्नी की मृत्यु। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं। फिलोसफाइज करके बात कहने की उनकी आदत है। गौड़ पात्र में मेजर गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, आलसी, मिसूड स्कूल के प्रिंसिपल, ओलमेड कहकर पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी। जूली उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। सुधा, प्रमुख कथन है इस कहानी के। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा और तब तक क्षण के लिए उसकी आंखों में गिली सी नमी छा जाती है। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं होम सिकनेस की ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उस ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भाव की याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिलता? क्या तुमने कभी महसूस किया है एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? डॉक्टर मुखर्जी ह्यूबर्ट से कहते हैं लिट कैंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफते ही सांसों को आकाश की आवाज़ शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल की लंबी चौकोर शीशों पर झलमला रही है।
झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगते हैं। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धुएं आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघर सुडौल हाथ और पियानो की सुरतीत की धुन को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोज निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती हुई छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गुंजों की सांस से समर्पित कर जाती हो, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरों सुरों में लय हो जाती है। ह्यूबर्ट का चिंतन है। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। मिस वुड डॉक्टर मुखर्जी से कहते हैं। जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ों को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा हो, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करके खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा जाता है जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम पड़ती है। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती, उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि नहीं होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। अगला कथन, वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहती हैं, किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात का अरसा गुजर गया है और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना हो तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। आज भी करता हूँ। डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहता है। ये हो गए परिंदे कहानी के महत्वपूर्ण कथन। तो धन्यवाद मित्रों, हमने आपके सामने इकाई 7 में जितने भी कहानी है उसके शॉर्ट नोट्स लेके आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किए हैं। अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स के जो PDF चाहिए होगा आपको, तो इसके लिए कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे ही हर यूनिट से हम आपके लिए शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराएंगे।